हिंदुओं का नरसंहार जारी है। एक और हिंदू बेटे अमृत मंडल को भीड़ ने नोच नोच कर मार डाला। बांग्लादेश में 18 दिसंबर से हिंदू विरोधी हिंसा का नया दौर शुरू हुआ है और यह जो दौर शुरू हुआ है इसमें हिंदुओं को चुन चुन कर टारगेट किया जा रहा है। हिंदू विरोधी इस हिंसा के 3 अहम किरदार हैं। पहला किरदार है बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस, जिन्होंने हिंदू विरोधी हिंसा पर आंखें मूंद रखी हैं। उनके रिजीम में अब तक अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा के 2900 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं, यह विदेश विभाग ने आज ही बताया है। दूसरा अहम किरदार है जमाते इस्लामी बांग्लादेश, जिसके इशारे पर वहशी भीड़ हिंदुओं को चुन चुन कर मार रही है। और तीसरा किरदार है आईएसआई। आसिम मुनीर खुलेआम आईएसआई के जरिए ढाका सेल बनाकर बांग्लादेश पर कब्जे का सपना देख रहा है और इसी साजिश ने बांग्लादेश की आंतरिक सुरक्षा को खतरनाक स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया है। ढाका से चटगांव तक बांग्लादेश में खत्म हो गया है कानून का राज। उग्र भीड़ जगह जगह बिछा रही हिंदुओं की लाश। बांग्लादेश में फिर भीड़ हुई बेकाबू, यूनुस से उन्मादी नहीं हो रहे काबू। यूनुस राज में फिर एक हिंदू बेटे की हत्या कर दी गई। वहशी भीड़ ने दीपू चंद्र दास की हत्या के बाद अब एक और हिंदू अमृत मंडल उर्फ सम्राट को नोच नोच कर मार डाला है। दीपू के बाद अमृत, कब तक होगी हिंदुओं की लिंचिंग? हिंसा, हंगामा, आगजनी, बांग्लादेश में जारी है नफरत की कहानी। 18 दिसंबर 2025 वो तारीख जब बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ नफरत की नई लहर चली थी। छात्र नेता और इंकलाब मंच के संयोजक शरीफ उस्मान हादी की हत्या के बाद बांग्लादेश में हिंदू आबादी पर हमले का नया दौर शुरू हो गया। 18 दिसंबर को मेमन सिंह में फैक्ट्री मजदूर दीपू चंद्र दास की उग्र भीड़ ने पीट पीट कर हत्या कर दी। फिर इसके बाद शव को पेड़ पर टांग कर जला दिया। 23 दिसंबर को चटगांव के रौजन में बांग्लादेशी हिंदू मिथुन शील समेत 8 हिंदू परिवारों को उनके घरों में बंद कर जिंदा जलाने की कोशिश की गई। 25 दिसंबर को एक और हिंदू बेटे अमृत मंडल उर्फ सम्राट को भीड़ ने सरेआम सड़क पर तब तक पीटा जब तक उसकी मौत नहीं हो गई। दीपू दास की मॉब लिंचिंग से शुरू हुआ हिंदू विरोधी हिंसा का दौर खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। मोहम्मद यूनुस लाख वादे करे, कानून का राज होने का दावा करे, लेकिन सच ये है कि बांग्लादेश में कोई हिंदू सुरक्षित नहीं है। मैं विदेश से अपने घर लौटा था। शादी की गृहस्थी का सारा सामान जमा किया। रात करीब 3 बजे कुछ लोग आए। उन्होंने घर के दरवाजे के बाहर ताला लगा दिया और घर पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। हमने बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा बंद था। किसी तरह दीवार काटकर हम बाहर निकले। बांग्लादेश के हिंदू खून के आंसू रो रहे हैं, हिंसा का सबसे बुरा दौर झेल रहे हैं। उस्मान हादी की हत्या के बाद ढाका से चटगांव तक हिंसा का जो दौर शुरू हुआ है, उसके प्राइम टारगेट बन रहे हैं बांग्लादेश के हिंदू। हादी बहाना, हिंदू बने कट्टरपंथियों का निशाना।
हाथ में कलावा देखकर भीड़ हिंदुओं को निशाना बना रही है, नाम पूछकर पिटाई कर रही है, माथे पर तिलक और राम नामी चादर देखकर बर्बरता कर रही है। बांग्लादेश से आए दिन एंटी इंडिया नैरेटिव और हिंदू विरोधी हिंसा की भयानक तस्वीरें आ रही हैं। गौर से देखिए किस तरह पुलिस की कस्टडी के बावजूद कट्टरपंथी गोपाल विश्वास पर हमला करने की जुर्रत कर रहे हैं। वीडियो बांग्लादेश के झेनाईदाह जिले का है। यहां कलावा पहने गोपाल विश्वास को भीड़ ने घेर लिया, उसकी पिटाई शुरू कर दी। दावा किया जा रहा है कि उसने भीड़ को देखकर जय मां दुर्गा का जाप शुरू कर दिया था। पुलिस ने गोपाल विश्वास को हिंदुस्तानी एजेंट होने का आरोप लगाकर अरेस्ट कर लिया। The unremitting hostility against minorities in Bangladesh, including Hindus, Christians and Buddhists at the hands of extremists, is a matter of grave concern. We condemn the recent gruesome killing of a Hindu youth in Mymensingh and expect that the perpetrators of the crime would be brought to justice. Over 2,900 incidents of violence against minorities, including cases of killings, arsons, land grab, have been documented by independent sources during the tenure of the interim government. बांग्लादेश 5 अगस्त 2024 से ही सुलग रहा है। शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद से ही वहां हिंदू टारगेट पर हैं। पाकिस्तान की शय पर जमात इस्लामी बांग्लादेश सत्ता पर कब्जे की साजिश रच रही है। सूत्रों के मुताबिक नवंबर 2024 में आईएसआई ने ढाका में मौजूद पाकिस्तानी हाई कमीशन के कंपाउंड में ढाका सेल नाम की एक स्पेशल विंग बनाई थी। इस यूनिट को पाकिस्तानी आर्मी का ब्रिगेडियर लेवल का एक अफसर लीड कर रहा है। ये सभी फर्जी पहचान के साथ बांग्लादेश में दाखिल हुए थे। सूत्रों के मुताबिक ये यूनिट हर महीने 20 करोड़ टका खर्च कर रही है। ढाका सेल का मिशन यूनुस सरकार को तब तक सत्ता में बने रहने में मदद करना है जब तक कि ऐसा माहौल न बन जाए जिससे जमात इस्लामी आम चुनाव में भारी बहुमत से जीत हासिल कर सके। सूत्रों के मुताबिक जमात ने आईएसआई की योजना के तहत ढाका के तख्त पर कब्जे की योजना बनाई है, लेकिन इस बीच बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के नेता तारिक रहमान की वापसी ने जमात की प्लानिंग को कमजोर कर दिया है। We have a plan. देश के लोगों के लिए मेरे पास एक योजना है। आई हैव अ प्लान। हम सब मिलकर एक ऐसा बांग्लादेश बनाएंगे जिसे एक माँ देखती है। यानी हम एक सुरक्षित बांग्लादेश बनाना चाहते हैं। वो बांग्लादेश जहां एक इंसान सुरक्षित रूप से घर से बाहर निकल सके और सुरक्षित घर वापस आ सके। निश्चित करते হবে। बांग्लादेश की सियासत पर नजर रखने वालों का दावा है कि छात्र नेताओं पर हमले और हिंदुओं पर अत्याचार के जरिए उन्माद को हवा दी जा रही है। फरवरी में होने वाले आम चुनाव टालने की साजिश रची जा रही है। तारिक रहमान की वापसी ने यूनुस की साजिश और जमात के एजेंडे को कमजोर करना शुरू कर दिया है। ढाका में तारिक रहमान की वापसी पर उमड़ी भीड़ सबूत है कि बांग्लादेश भी जिहादियों और कट्टरपंथियों के चंगुल से छूटने की कोशिश कर रहा है। On the basis of what we know about Mr. Tariq Rahman and his parents, one of which was the president of Bangladesh and the other who served as the Prime Minister of Bangladesh, we can say tentatively that we assess his return in a positive manner. We know that there are just a handful of political parties in that country. BNP is probably the largest and the most influential at this time. It is a kind of a centrist party, although it would obviously need the support of other political forces as well. So if now this party has kind of got renewal of its leadership because Begum Zia has been unwell, then it is good for the party and therefore for the country. साथ ही तारिक रहमान की वापसी ने यूनुस जमात और आईएसआई की साजिश को कमजोर कर दिया है। बांग्लादेश में हिंदू विरोधी हिंसा के पीछे मोहम्मद यूनुस, जमात इस्लामी बांग्लादेश और आईएसआई की शातिर साजिश है। मकसद है बांग्लादेश को फिर पाकिस्तान के रंग में रंगना। Last 2 years we have seen the return of the venom that Pakistan introduces into the body politic. Perhaps everywhere where it interferes, but most particularly in Bangladesh. Once again, hate is not an ideology. Hate cannot sustain a nation.
मुनीर के ढाका सेल का मकसद एक बार फिर बांग्लादेश पर कब्जा करना है। जमात को आगे कर मुनीर यही शातिर गेम अंजाम दे रहा है। हिंदू विरोधी हिंसा हो या फिर भारत समर्थक पार्टी अवाम लीग को चुनाव लड़ने के अयोग्य ठहरा देना, यूनुस पाकिस्तान की कठपुतली बनकर सारे हुक्म तामील कर रहा है। Certain elements within Bangladesh who wanted to make a rift between India and Bangladesh, and that anti-India sentiment is increasing because of such kind of an accident or incidents they have been carrying out intentionally. So the government cannot say it is an isolated incident or it is just has been done. So you have to bear the responsibility and make sure that this is not repeated. Nor the places of worship should be targeted, whether it's a Christian or it's a Hindu or a minority Muslim. So therefore there has to be some kind of an action and give assurances to the people and to India that such kind of action should not be repeated. नफरत और हिंदू विरोध का गढ़ बन चुका है बांग्लादेश। तबाही और बर्बादी की राह पर बढ़ रहा है। अगर वो नहीं संभला तो उसका भी हाल पाकिस्तान की तरह होगा। एक तरफ बांग्लादेश में हिंदुओं पर बर्बरता जारी है, वहीं बांग्लादेश में हिंदू विरोधी हिंसा पर भारत में हर सनातनी गुस्से में उबल रहा है। कोलकाता से दिल्ली तक बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ जारी हिंसा का विरोध किया जा रहा है। हजार साधु मठ मंदिर से निकल के आया है। ये दीपू दास जो होता हुआ उसका खिलाफ, और बांग्लादेश में डेली हिंदू निर्यातन बंद करो, नहीं तो जो गंगासागर मेला में या 5 लाख साधु आएगा, सब साधु यहाँ आकर बैठ जाएगा। भारत के हिंदुओं को, भारत सरकार को विशेष रूप से अब कुछ कदम उठाना चाहिए। हमारे भाई हिंदू परिवार कुछ दूरी पर बगल के पड़ोसी देश में मर रहे हैं, जल रहे हैं। यदि अभी हिंदू उनके काम नहीं आया तो हिंदू एकता किसी काम की नहीं है, चाहे गोपनीय तरीके से अथवा ओपन तरीके से। भारत सरकार को एक ठोस कदम हिंदुओं के लिए, बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए उठाना जरूरी हो गया है। भारत माता की, भारत माता की। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार। तो एक तरफ बांग्लादेश में कट्टर जमात हिंदुओं को टारगेट कर रही है और दूसरी तरफ यूनुस सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी है। इन सब के बीच नाइजीरिया में ईसाइयों की टारगेटेड किलिंग करने वाले आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट को बारूदी सबक सिखाया गया है। बारूदी सबक सिखाने वाला अमेरिका है। अमेरिका ने नाइजीरिया में आईएसआईएस के ठिकानों पर बड़ा हमला किया है। अमेरिका ने नॉर्थ वेस्ट नाइजीरिया में एयर स्ट्राइक की है। ईसाइयों के खिलाफ बढ़ते अत्याचार के बाद अमेरिका ने इस्लामिक कट्टरपंथी आतंकियों पर निर्णायक एक्शन लिया है। इस्लामिक स्टेट के खिलाफ अमेरिका की बड़ी कार्रवाई। क्रिसमस के दिन ईसाइयों की टारगेटेड किलिंग करने वालों पर टूटा ट्रंप का कहर। उत्तर पश्चिमी नाइजीरिया में अमेरिकी मिसाइलों ने मचाई तबाही। अमेरिका के वारशिप से मिसाइल लॉन्च हुई और सीधे नाइजीरिया में आईएसआईएस के आतंकी ठिकानों को टारगेट किया। इस्लामिक आतंकवाद के खिलाफ अमेरिका के एक्शन की ये एक और बड़ी कार्रवाई है। नाइजीरिया में ईसाई समुदाय के खिलाफ हो रहे अत्याचारों का बदला अमेरिका ने आधी रात को लिया। आईएसआईएस के आतंकी जब गहरी नींद में सो रहे थे तभी अमेरिका ने एयर स्ट्राइक कर दी। बतौर कमांडर इन चीफ मेरे निर्देश पर अमेरिका ने उत्तर पश्चिमी नाइजीरिया में आईएसआईएस के ठिकानों पर एक और शक्तिशाली और घातक हमला किया है। यह आतंकी निर्दोष ईसाइयों को निशाना बना रहे थे। मैंने पहले ही चेतावनी दी थी, अगर ईसाइयों का कत्लेआम नहीं रुका तो अंजाम बुरा होगा, और आज रात वो अंजाम सामने है। अमेरिकी सेना के अफ्रीकी कमांड के मुताबिक यह हमला नाइजीरिया के सोकोतो राज्य में किया गया, जिसमें आईएसआईएस के कई आतंकवादी ढेर हो गए। अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ वॉर ने हवाई हमलों का फुटेज जारी किया है और यह भी दावा किया है कि ये हमले रात भर चले।
नाइजीरिया के ईसाई अमेरिका से लगातार मदद की गुहार लगा रहे थे। उत्तरी पश्चिमी हिस्से में यहाँ कई दशकों से ईसाइयों पर अत्याचार होते रहे हैं। इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर सिविल लिबर्टीज एंड द रूल ऑफ लॉ की एक रिपोर्ट के मुताबिक नाइजीरिया में जनवरी 2025 से 10 अगस्त 2025 तक धार्मिक हिंसा में 7,000 से ज्यादा ईसाइयों की हत्या कर दी गई। नाइजीरिया में ISIS के आतंकी लगातार ईसाइयों को टारगेट करते रहे हैं। देखिए किस तरह आतंकियों की भीड़ ने एक चर्च को आग लगा दी और ईसाइयों को किडनैप करने की कोशिश की। नाइजीरियाई गैर सरकारी संगठन इंटर सोसाइटी की रिपोर्ट के मुताबिक 2009 में विद्रोह के फैलने के बाद नाइजीरिया में 50,000 से ज्यादा ईसाइयों की हत्या हुई है। 18,000 से ज्यादा गिरजाघरों और 2200 से ज्यादा ईसाई स्कूलों को आग के हवाले कर दिया गया। नाइजीरिया में कट्टरपंथी इस्लामी आतंकी ईसाइयों को चुन चुन कर मारते रहे हैं। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे 2 लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है। क्रिसमस से ठीक एक दिन पहले भी आतंकियों ने ईसाइयों के एक गांव को टारगेट किया और वहां 150 से ज्यादा लोगों की हत्या कर दी, साथ ही घरों में आग लगा दी। लगातार बढ़ते अत्याचार के बाद इसी साल नवंबर में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने आतंकियों पर एक्शन लेने की चेतावनी दी थी, जिसे अब अंजाम दिया गया है। नाइजीरिया सरकार के मुताबिक यह हमला अमेरिका के साथ चल रहे सुरक्षा सहयोग का हिस्सा है। दोनों देश मिलकर आतंकवाद से लड़ने के लिए खुफिया जानकारी साझा कर रहे हैं और रणनीति पर अमल कर रहे हैं। सीरिया और इराक में ISIS ने बेकसूर यजीदियों का नरसंहार किया था। मध्य पूर्व से ISIS को अमेरिकी सेना खदेड़ चुकी है और अब अमेरिका ने अफ्रीकी जमीन पर ISIS को कुचलने की योजना को अमल में लाना शुरू कर दिया है।